जब पंख थक जाते हैं तब मन उड़ता है, और जब मन भी थक जाए तब आत्मा सत्य को पुकारती है। पुराने समय की बात है जब पशु पक्षी भी संवाद कर सकते थे। जंगलों में सभाएं लगती थीं और आकाश में निर्णय लिए जाते थे। यह वो समय था जब इंसान और प्रकृति एक समान थे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन में। बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बसा एक प्राचीन वृक्ष था, सदियों पुराना बरगद। उसकी एक शाखा पर बूढ़ा कबूतर विवेकी वर्षों से निवास करता था। वह इतना वृद्ध हो चला था कि अब उड़ना भी कठिन होता, परंतु उसकी दृष्टि आज भी तीव्र थी। वह दृष्टि जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकती थी। हर पूर्णिमा की रात उस बरगद के नीचे पक्षियों की एक विशेष सभा होती थी। वहां चील, कौवे, मैना, तोते, हंस और यहां तक कि कुछ जंगली बिल्लियां भी शांति से बैठती, क्योंकि बूढ़ा कबूतर जब बोलता तो पूरा जंगल सुनता। उस दिन भी ऐसी ही एक पूर्णिमा की रात थी। चांद ने अपनी चांदनी चारों ओर फैलाई हुई थी और ठंडी हवा सबकी सोच को शांत कर रही थी। बूढ़ा कबूतर धीरे धीरे बोला, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो स्वर्ग लोक की सभा में भी पूछा गया था। भाग्य बड़ा या बुद्धि? सभी पक्षी चौंके। यह प्रश्न तो कालजयी था। पीढ़ियों से इस पर वाद विवाद चलता आ रहा था। कौवा बोला, भाग्य, क्योंकि कई बार मूर्ख को भी राजा बनते देखा है। हंस ने विरोध किया, बुद्धि, क्योंकि बुद्धिमान ही अपने भाग्य को बदलता है। विवाद गर्म होने लगा। बूढ़े कबूतर ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तब सुनो वो कथा जो स्वयं ब्रह्मा ने रची थी ताकि इस प्रश्न का उत्तर मिल सके। और उस उत्तर ने त्रिलोक को हिला दिया था। ब्रह्मलोक में एक दिन ब्रह्मा जी के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। भाग्य देवता और बुद्धि देवी दोनों उनके समक्ष उपस्थित हुए और दोनों ने कहा, भाग्य बोला, मैं ही सर्वोच्च हूं। संसार में जो कुछ भी घटता है वो मेरे कारण घटता है। राजा बनेगा कौन, गरीब रहेगा कौन, सब मैं तय करता हूं। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, संसार में वही आगे बढ़ता है जो सोचता है, समझता है और सीखता है। यदि भाग्य से सब कुछ होता तो मूर्ख भी आशी हो जाते। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, फिर बोले, तुम दोनों में से कौन बड़ा है इसका निर्णय मैं नहीं करूंगा। इसे पृथ्वी पर एक विशेष प्राणी के माध्यम से सिद्ध किया जाएगा। उन्होंने एक सुंदर योजनाबद्ध नाटक रचा। उन्होंने पृथ्वी पर 2 बच्चों को जन्म दिया। एक को दिया अद्भुत भाग्य और दूसरे को दी अनमोल बुद्धि। राज्य मानवपुर। राजा आदित्य और रानी सूर्या को वर्षों की तपस्या के बाद जुड़वां पुत्र प्राप्त हुए, परंतु ब्रह्मा की योजना के अनुसार एक पुत्र को ब्रह्मा ने भाग्य का वरदान दिया। उसका नाम था चिरंतन, जबकि दूसरे को दी गई परम बुद्धि, उसका नाम रखा गया विवेक। चिरंतन का जीवन शुरुआत से ही सुखों से भरा था। जहां जाता लोग उसके लिए द्वार खोल देते, उसे बिना प्रयास सब मिल जाता, जबकि विवेक को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता, पढ़ाई, सम्मान, यहां तक कि भोजन तक। परंतु विवेक में जिज्ञासा थी। वह प्रश्न पूछता, सीखता, गिरता और फिर उठता। बचपन में ही उसे ग्रंथ पढ़ने का मोह हो गया और वो समय से पहले कई भाषाएं सीख गया। वहीं चिरंतन आनंद में डूबा रहा। उसे किसी चीज की कमी न थी। राजा आदित्य बूढ़ा हुआ और उसने उत्तराधिकारी घोषित किया चिरंतन को। सभा में घोषणा हुई, परंतु प्रजा में कानाफूसी शुरू हो गई। विवेक अधिक योग्य है, परंतु कौन भाग्य से टकरा सकता है? ब्रह्मा चुपचाप देख रहे थे, परंतु परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक रात जब चिरंतन युवराज बना ही था, एक रहस्यमयी स्वप्न उसे आया। एक वृद्ध साधु ने उसे कहा, तू जितना ऊपर चढ़ा है उतनी ही ऊंचाई से गिरेगा। यह भाग्य तेरा साथी है, परंतु केवल तब तक जब तक तू उसे बुद्धि से संजोए रखे। चिरंतन हंसा, मैं राजकुमार हूं और अब राजा बनने जा रहा हूं। मेरे पास सब कुछ है। दूसरी ओर विवेक को एक सन्यासी मिला जिसने उसे एक गूढ़ प्रश्न दिया, यदि तू राजा बन जाए तो पहला निर्णय क्या करेगा? विवेक ने कहा, राजा वह नहीं जो शासन करे, बल्कि वह जो पहले अपने मन पर शासन करे। साधु मुस्कुराया और बोला, तेरा समय आएगा, पर पहले तुझे गिरना भी होगा, उठना भी। राजा आदित्य के देहांत के बाद चिरंतन को राजगद्दी मिल गई। महल में उत्सव हुआ, नगर में ढोल नगाड़े बजे। चिरंतन अब राजा चिरंतन कहलाने लगा और जैसे ही उसने सिंहासन संभाला उसमें बदलाव आने लगे।
अब वह निर्णय जल्दबाजी में लेने लगा, मंत्रियों की नहीं सुनता और बुद्धिजीवियों का उपहास करता। विवेक अब भी महल में रहता था, लेकिन एक विद्वान के रूप में। वो जनता के बीच जाकर उनके प्रश्नों का समाधान करता, बच्चों को शिक्षा देता और कभी-कभी राज्यसभा में नीति संबंधी प्रश्नों पर सलाह भी देता। एक दिन राज्यसभा में युद्ध का संदेश आया। एक सीमावर्ती राज्य वज्रगढ़ ने मानवपुर की भूमि पर दावा ठोका था। चिरंतन ने बिना मंत्रणा के युद्ध घोषित कर दिया। बुद्धिमान मंत्री बोले, राजन, यह युद्ध हमारे लिए घातक हो सकता है, हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। पर चिरंतन ने क्रोध में कहा, जब भाग्य मेरे साथ है तो मुझे युद्ध की क्या चिंता। युद्ध आरंभ हुआ और वही हुआ जो विवेक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। मानवपुर की सेना पराजित हो गई। चिरंतन को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। महल लूटा गया और राज्य पर शत्रु का अधिकार हो गया। अब चिरंतन को समझ आने लगा था कि भाग्य उसका साथ छोड़ चुका है। वो एक रात चुपचाप महल से निकल पड़ा। दूसरी ओर जब राज्य पर संकट आया, विवेक जंगल की ओर निकल गया। वहां उसने एक प्राचीन आर्ष से दीक्षा ली और 3 वर्ष तक ब्रह्म ज्ञान, राजनीति और आत्मविज्ञान का अभ्यास किया। उसे अब यह स्पष्ट हो चला था, भाग्य द्वार खोलता है, पर भीतर प्रवेश केवल बुद्धि से होता है। जब शत्रु राज्य पर शासन कर रहा था, तब विवेक गुप्त रूप से जनता के बीच संदेश फैलाने लगा। यदि नेतृत्व बुद्धिमान हो तो राज्य फिर से उठ सकता है। जल्द ही जन समर्थन विवेक के साथ था। लोगों ने स्वयं उस राज्य के नए नेतृत्व के लिए उसे बुलाया। विवेक ने बिना रक्तपात के शत्रु से संवाद किया और एक नीति द्वारा राज्य को वापस प्राप्त किया। अब वह राज्य का नेतृत्व करता बना, लेकिन स्वयं को राजा नहीं कहा, बल्कि जन सेवक विवेक कहलाया। उधर चिरंतन अपने अहंकार के पतन के बाद एक नगर से दूसरे नगर में भटक रहा था। लोगों ने उसे पहचानना छोड़ दिया था। कभी जिस चिरंतन की जयकार होती थी, अब वो रोटियों के लिए तरस रहा था। एक दिन भूख प्यास से बेहाल होकर वो एक नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध योगी वहां आया। योगी ने पूछा, क्यों रो रहे हो वत्स? चिरंतन फूट फूट कर रो पड़ा। मैं कभी राजा था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया? योगी मुस्कुराया और बोला, नहीं, भाग्य ने तुझे गिराया ताकि तू बुद्धि को अपनाए। अब जब तू खाली हुआ है तो सीखने को तैयार है। चल मेरे साथ। चिरंतन ने अगले 2 वर्ष उसी योगी के साथ बिताए। वहां उसे आत्ममंथन, सेवा और विनम्रता का पाठ पढ़ाया गया। 5 वर्ष बीत चुके थे। अब विवेक राज्य में एक न्यायप्रिय, सुशिक्षित और संतुलित शासक के रूप में प्रसिद्ध था। उसकी नीति से राज्य फिर से संपन्न हो गया था। वहीं चिरंतन अब एक साधारण परंतु ज्ञानी और विनम्र पुरुष बन चुका था। एक दिन अचानक एक दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाश से एक दिव्य रथ उतरा और उसमें स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। सारा राज्य एकत्र हुआ। ब्रह्मा बोले, आज वह समय आ गया है जब भाग्य और बुद्धि के प्रश्न का उत्तर दिया जाए। उन्होंने दोनों भाइयों को मंच पर बुलाया, चिरंतन और विवेक। ब्रह्मा बोले, चिरंतन, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि भाग्य सबसे बड़ा है? चिरंतन ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, भाग्य ने मुझे अवसर दिया, पर मैंने उसे गंवा दिया क्योंकि मेरे पास बुद्धि नहीं थी। फिर ब्रह्मा ने विवेक से पूछा, और तुम विवेक? विवेक बोला, भगवान, मेरे पास प्रारंभ में भाग्य नहीं था, पर मैंने बुद्धि से अवसर बनाए और उन्हें उपयोग में लिया। ब्रह्मा ने आकाश की ओर देखा और कहा, तब सुनो, भाग्य वो बीज है जो जीवन में मिलता है, पर बुद्धि वह माली है जो उसे सींचता है। बीज चाहे कितना भी उत्तम हो, यदि माली अज्ञानी हो तो वह सूख जाता है, और यदि बीज न भी हो पर माली बुद्धिमान हो तो वह जंगली भूमि को भी हरा भरा कर सकता है। इसीलिए बुद्धि भाग्य से श्रेष्ठ है। पूरा राज्य मौन हो गया। फिर तालियों की गूंज उठी। बरगद के नीचे बैठा बूढ़ा कबूतर अपनी कथा समाप्त कर चुका था। पक्षी मौन थे। फिर एक नन्हा तोता बोला, बाबा, क्या हमें भी अपनी बुद्धि से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? बूढ़ा कबूतर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा भाग्य तय नहीं करता कि तुम क्या बनोगे, तुम्हारी सोच तय करती है। और यही इस जंगल, इस धरती और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। बरगद की शाखाएं हवा में झूमने लगीं और चांदनी और भी शांत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।